Good morning, friends. I am Aman Kumar. Welcome you all again at the platform of Chahal Academy. In the series of history, Bihar history, we have just done the Mauryan Empire. हम लोगों ने मौर्य वंश कर लिया था और आज मौर्य वंश के बाद जो आज हम लोग करने वाले हैं वो है शुंग वंश, और शुंग वंश के बाद कण्व जो होता है ना, कण्वाज। तो हम लोग इसके बारे में आज एक बृहद चर्चा करेंगे जो कि आपके आगामी बीपीएससी परीक्षा के लिए, आने वाले बीपीएससी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं चीज़ों को ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि आफ्टर द मौर्यन डायनेस्टी द शुंगास केम टू पावर। और शुंग में दो आदमी का नाम आपको पता होना चाहिए। एक आदमी का नाम है पुष्यमित्र शुंग, ये पुष्यमित्र शुंग जो हैं ये ब्राह्मण फैमिली से हैं, ये ब्राह्मण हैं। और इन्हें ही क्या किया, जो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे जिनका नाम था बृहद्रथ, बृहद्रथ, इनको मौत की घाट उतार दिया था, इनको मार दिया था और मौर्य वंश की समाप्ति वहीं से कर दी थी और एक नए वंश की शुरुआत मगध की धरती पे, पृष्ठभूमि पे आई, जिसका नाम था शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग का एक बेटा था जिसका नाम है अग्निमित्र, ये भी अभी आगे आएगा सामने। और अग्निमित्र से आपको एक चीज समझना है कि एक किताब लिखी गई है कालिदास के द्वारा जिसका नाम है मालविका अग्निमित्रम। ये मालविका जो कि एक फीमेल है और अग्निमित्र जो कि शुंग वंश का, जो पुष्यमित्र शुंग है, उसका बेटा है। इन दोनों के बीच का लव स्टोरी है जिसको लिखा है किसके द्वारा, कालिदास के द्वारा लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, बात है कि ये जो पुष्यमित्र शुंग के बाद जो अग्निमित्र है, इसके बाद हम लोग जो मालविका अग्निमित्रम की बात कर रहे हैं, इस पुस्तक की बात कर ही क्यों रहे हैं शुंग वंश में, क्योंकि फ्रेंड्स these all the things are about the sources. Whenever you try to study some of the dynasties, you need to understand the source. तो ये जो सोर्स है ना, मालविका अग्निमित्रम जो कालिदास के द्वारा लिखा गया है, ये शुंग वंश के प्रकोप, प्रारूप और उनके व्यवस्थाओं को बताने का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है ना। तो आप इसको पढ़ सकते हैं और इसी से हम लोगों को जानकारी मिलती है। हालांकि और भी बहुत सारे बौद्ध और जैन धर्म के टेक्स्ट हैं, पुस्तकें हैं, किताबें हैं, जिनसे हम लोगों को बहुत सारी जानकारी शुंग वंश के बारे में प्राप्त होती है। लेकिन ये किताब एक बृहद तरीके से, एक लार्ज अमाउंट में हम लोग को डेटा प्रोवाइड करता है इस वंश के बारे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हम लोग शुंग वंश से। और जो हमारा शुंग वंश है इसके बारे में थोड़ा समझिए। आफ्टर किलिंग बृहद्रथ, द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी, पुष्यमित्र शुंग एस्टैब्लिश द शुंग डायनेस्टी इन 185 बीसी। तो आपको डेट याद होना चाहिए, 185 बीसी में जो है शुंग वंश के संस्थापक जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बृहद्रथ जो कि अंतिम मौर्य सम्राट था उसको मारकर एक नए वंश की मगध में स्थापना की जिसका नाम है आपका शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग वॉज ब्राह्मण। मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि ये पहला ब्राह्मण वंश का एक छत्र राज होगा शुंग वंश के दौरान। इससे पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो क्षत्रिय क्लैन से नहीं थे, ना ही ब्राह्मण क्लैन से थे। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मगध की धरती पर सबसे पहले या सबसे सर्वप्रथम, वेरी फर्स्ट जो ब्राह्मण जो डायनेस्टी एस्टैब्लिश हुआ है वो किसके द्वारा किया गया था। फर्स्ट ब्राह्मण डायनेस्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय पुष्यमित्र शुंग इन द मगध कॉन्टेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मगध। पुष्यमित्र हैड टेकन टाइटल ऑफ वॉरियर, इसने एक योद्धा है ना, योद्धा का टाइटल लिया। ही हैड फाइल्ड द अटैक ऑफ यनाज, है ना, यवनों का एक होता है ना आक्रमण, यवन, इसमें इसको यहां से जरा सा पढ़ेंगे हम लोग। सेनानी का उपाधि इन्होंने लिया, उसने यवनों पर आक्रमण को विफल किया। जैसे यवन जो थे एक दूसरे डायनेस्टी के लोग थे जो मगध को एक बहुत ही रिसोर्सपूर्ण इलाका मानते थे और यहाँ पे आक्रमण करना चाहते थे, इसके रिसोर्सेज को एक्वायर करना चाहते थे। तो पुष्यमित्र शुंग ने अपने
कुशल एडमिनिस्ट्रेशन से, मतलब कुशल प्रशासनिक व्यवस्था से, ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के कारण एक अच्छा लीडरशिप का परिचय दिया और हुनों के आक्रमण को वहीं पे रिटेलिएट किया, वहीं पे उसको न्यूट्रलाइज किया। और ये एक बहुत ही ज़्यादा मगध के लिए एक बहुत ही सिक्योरिटी थ्रेट था, आप कह सकते हैं एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट। इससे ये हम लोग समझ सकते हैं कि जो पुष्यमित्र शुंग है ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड होने की वजह से एक बहुत ही पावरफुल रूलर था, जिसका कमांड प्रॉम्प्ट जो था बहुत ही खतरनाक था। हर अलग अलग तरीके का कमांडिंग ऑफिसर्स की नियुक्ति इन्होंने भी की थी, और बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग थे जो कि मौर्य साम्राज्य के दौरान ये सारी चीज़ें थी, उसको भी इन्होंने रिटेलिएट किया, उनको मैनिपुलेट किया और नए व्यवस्था से एक नए प्रारूप से शासन करने की पद्धति को लागू किया। पुष्यमित्र शुंग परफॉर्म 2 अश्वमेघ यज्ञ। आपको पता है फ्रेंड्स, 3 टाइप के जो यज्ञ हैं उसके बारे में हम लोगों को पता चलता है। 3 टाइप के जो यज्ञ होते हैं ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने ये बात कर चुका है ऋग्वैदिक पीरियड में, है ना। 3 टाइप्स ऑफ यजनास, जिसको यज्ञ भी बोलते हैं, है ना। कौन कौन? सबसे पहला है आपका अश्वमेघ यज्ञ, इसको अश्वमेध भी बोलते हैं। दूसरा आपका था राजसूय यज्ञ, है ना। और तीसरा था वाजपेयी यज्ञ। फ्रेंड्स ये 3 जो है ना, ये 3 जो यज्ञ हैं, ये तीनों यज्ञ का, ठीक है ना, ये तीनों यज्ञ का हम लोगों ने देखा है ऋग्वैदिक पीरियड में। जो ऑफलाइन बच्चे हैं, ऑफलाइन वाले बच्चे, उनको मैंने बहुत डिटेल में बताया था। ये अश्वमेघ यज्ञ ये अपने पावर को शो करने के लिए होता था। मतलब ये ऐसा यज्ञ होता था जहाँ पे लोग क्या करते थे ना, कोई भी राजा है वो हर किसी से लड़ते झगड़ते नहीं रहता, अपने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को अग्रिम करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। वो क्या करता था, अपना एक घोड़ा छोड़ देता था। वो घोड़ा जिस भी राज्य से होकर गुजरता था वो राज्य उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता था, उसका एक्सपेंशन वहां तक हो जाता था। और जो भी राजा इससे सहमत नहीं होता था वो उस घोड़ा को पकड़ता था, और उस घोड़ा को पकड़ने का मतलब था जिस राजा ने उस घोड़े को छोड़ा है उस राजा से उसको युद्ध करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छा, आप कह सकते हैं कि नॉन वायलेंस टाइप का तरीका था, जो कि एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है। ये आप इसको मेंस में भी यूज कर सकते हैं। खैर, राजसूय यज्ञ जो था ये आपके तिलकोत्सव के समय होता था। जब आप देखते हैं ना, बहुत सारे राजा महाराजा का जब होता है तिलकोत्सव होता है, कि मतलब क्या होता है कि जब वो अपना वो कर रहा है, जैसे उसको राज तिलक जब उसका हो रहा है ना, कि आज से उत्तराधिकारी ये हैं, ये संभालेंगे, ये राजा है, राज तिलक के समय ये सारी चीजें होती थी। और उस समय जो यज्ञ परफॉर्म किया जाता था उसको बोलते थे राजसूय यज्ञ। तीसरा है वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ एक ऐसा यज्ञ होता था जिसमें एक प्रतिस्पर्धात्मक ये यज्ञ है, कॉम्पिटिशन वाला। ये यज्ञ में क्या करता था, जो बहुत ज्यादा पावरफुल राजा होता था वो इसको ऑर्गेनाइज करता था, और इसमें एक रथों का एक दौड़ करवाता था, और सारे राजाओं को बुलाता था रथ के दौड़ में। और जो राजा उस रथ के मतलब उसमें दौड़ता था और जो जीतता था उसका बहुत ज्यादा वो माना जाता था, उसका लोहा माना जाता था कि ये बहुत ज्यादा समृद्ध राजा और बहुत पावरफुल राजा है। तीनों यज्ञ के बारे में आपको पता चल गया। इसी के साथ हम लोग टॉपिक में वापस बढ़ते हैं। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स आपको देना जरूरी है, ताकि कभी भी जब आप पढ़ाई करें तो आपको ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहें, और इन सब का आप यूज़ मेंस में कर सकते हैं और पीटी में तो कर ही सकते हैं। पुष्यमित्र शुंग परफॉर्म 2, और इसने 2 अश्वमेघ यज्ञ किया। द प्रिस्ट इन दीज वाज पतंजलि। पतंजलि जिसका आप जानते हैं, जिन्होंने किताब लिखा है कौन सा, आयुर्वेद, है ना। और पतंजलि व्याकरण के लिए भी जाने जाते हैं। पतंजलि जो हैं, पतंजलि ने इनके जो पुष्यमित्र शुंग थे ना, इसके जो पुरोहित होते हैं ना, जो राज्य या राजकीय पुरोहित है ना, रॉयल प्रिस्ट जिसको बोलते हैं, तो पतंजलि शुंग पुष्यमित्र शुंग के राज मतलब वो थे, पुरोहित थे। और उन्होंने ही ये 2 यज्ञ करवाया था उनको। किनको? पुष्यमित्र शुंग को जब यज्ञ कर रहे थे ना, तो इन्होंने ही परफॉर्म करवाया था। तो इसीलिए कभी कभी पूछा जा सकता है कि पतंजलि निम्न में से किन या किस राजा के दरबार में कार्यरत थे या किसके राज्य पुरोहित थे, तो उसका नाम होगा पुष्यमित्र शुंग। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं।
आफ्टर द डेथ ऑफ पुष्यमित्र सुंग हिज सन अग्निमित्र, जैसा कि मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था, अभी एक आएगा दृश्य, अग्निमित्र became king in 148 BC. कालिदासा's play मालविका अग्निमित्रम describe अग्निमित्रा एंड मालविका। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मालविका अग्निमित्रम जो पुस्तक है जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया है, और कालिदास के इस पुस्तक से सुंग वंश की बृहद जानकारी हम लोग को मिलती है। Whenever you are trying to write the questions in the mains, suppose in the UPSC if the question related to the Sung dynasty or Sung administration comes, you firstly try to give the information related to the text. You start the introduction with the from the source Malvika Agnimitram we find the administrative information about the Sung dynasty and dot 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 by Kalidasa। इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अगला जो हमारा है, द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज देवभूति। पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना की, उसके बाद उसका बेटा अग्निमित्र बना, अग्निमित्र राजा हुआ और अंतिम राजा उसका नाम था देवभूति। तो देवभूति अंतिम राजा और कुशल शासक नहीं था। आप एक चीज हमेशा समझिए फ्रेंड्स, कुशलता जो है वो जेनेटिक नहीं होता, कुशलता आपको अचीव करना होता है। ऐसा नहीं कि राजा का बेटा राजा बन गया, अगर वो योग्य नहीं है तो डायनेस्टी खत्म हो जाएगा। अगर ये जेनेटिक्स में मिलता तो कभी मुगल डायनेस्टी खत्म ही नहीं होता, कभी गुप्ता वंश खत्म ही नहीं होता, क्योंकि अगर उसी हर राजा का बेटा भी अगर उसी के जैसा हो जाए तब तो फिर वीक सक्सेसर का दौर तो आएगा नहीं। किसी भी साम्राज्य में किसी भी वंश का विनाश करने के लिए मतलब सबसे महत्वपूर्ण जो व्यवस्था होती है ना, वो होता है वीकनेस, जो वीक सक्सेसर के द्वारा होता है। हर राजा उतना निपुण मतलब नहीं हो सकता है निपुण। अब सचिन के बेटा को आप बोलिएगा कि सचिन के जैसा खेल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। अमिताभ बच्चन है ना, उसका बेटा अभिषेक बच्चन उतना उपलब्धि हासिल कर ले, हो सकता है कर ले, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। और ऐसा नहीं कि बाप अगर बहुत महान आदमी है तो बेटा भी बहुत ज़्यादा महान आदमी बनेगा, ये सारी जेनेटिक्स चीज़ें नहीं है। चलिए इसी के साथ अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा जो है देवभूति जो है इस अंतिम शासक रहेगा सुंग वंश का, और देवभूति के ही साथ सुंग वंश जो है वो हमारे मगध की धरती से उसका समापन हो जाएगा, और उसके बाद एक नया वंश जो कि मगध की धरती पे आएगा जिसका नाम रहेगा कण्वा, है ना, कण्व वंश रहेगा, और उसके बारे में थोड़ा सा समझिए। द कण्व वॉज फाउंडेड बाय असुमित्र आफ्टर किलिंग देवभूति। ये जो है वसुमित्र है ना, असुमित्र या वसुमित्र बहुत जगह मिलता है। वसुमित्र जो है इन्होंने कण्वा डायनेस्टी का उद्घाटन किया, मतलब उसको उसकी नींव रखी मगध की धरती पे, और इन्होंने देवभूति को पहले मारा। देवभूति को मारने के बाद इन्होंने क्या किया, कण्वा वंश की डायनेस्टी को एक समर्पित डायनेस्टी बनाकर मगध पे परोसा। द कण्वा डायनेस्टी वॉज ऑल्सो नोन एज ब्राह्मण डायनेस्टी। ये एक ब्राह्मण डायनेस्टी था, जैसा कि आपका सुंग। आप यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए हो क्या रहा है। कुछ एडिशनल फैक्ट्स फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ कि आपको बताऊं ताकि आप चीज़ों को समझ पाएं। देखिए फ्रेंड्स, सुंगा डायनेस्टी ये एक ब्राह्मण डायनेस्टी था। सुंग डायनेस्टी ब्राह्मण डायनेस्टी था, और आपको पता है कि मौर्य वंश के समय सबसे ज़्यादा बुद्धिज्म, जैनिज्म और अजीवक, ये तीन संप्रदाय जो है ना ये बहुत ज़्यादा फले फूले। और इसी के बाद आप देखेंगे ये सारी चीज़ें जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये फलने फूलने का ये 6th सेंचुरी BC की है। 6th सेंचुरी BC की बात है ये। इसी समय पूरे ग्लोबल लेवल पे 6th सेंचुरी BC को एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल माना जाता है। ऋग वैदिक व्यवस्था के बाद ब्राह्मणों का प्रकोप जो है उत्तर वैदिक काल में बहुत ज़्यादा बढ़ा, और बहुत ज़्यादा बढ़ने के तत्पर्य में क्या हुआ कि मगध में भी एक व्यवस्था चलती रही, है ना। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जैसे ही आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद पहला जो है शूद्रक सूद या कह सकते हैं OBC कैटेगरी का जो आदमी है जो राजा बना, है ना, मतलब जो होता है लोअर कास्ट का। उससे पहले जितने भी राजा महाराजा बन रहे थे वो सारे के सारे अच्छे मतलब क्षत्रिय क्लैन से, इन सब क्लैन से आते थे, है ना। लेकिन जो नंद वंश आया, महापद्मनंद जो थे, उन्होंने एक लोअर कैटेगरी से उठकर उन्होंने एक नींव रखी। उसके जस्ट बाद उसी के तात्पर्य में जो नंद वंश है उसके बाद फिर एक सामान्य साधारण परिवार से, सामान्य साधारण जो जाति व्यवस्था है उससे चंद्रगुप्त मौर्य ने उस मौर्य वंश की स्थापना की। जैसे ही मौर्य वंश खत्म हुआ, और मौर्य वंश के समय आपने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को अपनाया, बिंदुसार ने आजीवक को अपनाया, और अशोक बुद्ध के बहुत बड़े फैन थे और बुद्धिज्म को अपनाया उन्होंने। ये तीनों संप्रदाय जो धर्म के थे ना फ्रेंड्स, ये बेसिकली
सारे तरीके के जो कर्मकांड होते हैं ना, कर्मकांड, इन पर विश्वास नहीं करते थे। मतलब ऑर्थोडॉक्स पे ये लोग विश्वास नहीं करते थे। और जब ऑर्थोडॉक्सी पे ये लोग विश्वास नहीं करते थे तो इससे क्या हुआ, जो ब्राह्मणिकल ट्रेंड जो डेवलप हुआ था लेटर वैदिक पीरियड में, बहुत तरीके का कर्मकांड हो गया था ये सारा चीज, तो इससे ब्राह्मण जो है ना बुद्धिज्म से, जैनिज्म से, इन सब में से बहुत सारा चीज क्या करते थे, उनसे नफरत करते थे, क्योंकि उन्होंने कर्मकांड ही खत्म कर दिया। और जब कर्मकांड खत्म हुआ तो ब्राह्मण्स जितने भी थे ना उस समय, ब्राह्मण्स की रोजी रोटी पे बात आ गया, रोजी रोटी उनको नहीं मिलने लगा, और बुद्धिज्म, सब लोग बुद्ध की तरफ, जैन की तरफ चलेगा, और वहाँ पे किसी भी पुरोहित का, किसी का कोई जरूरत नहीं होता। तो ये एक डिक्लाइन हम लोग को ब्राह्मणिकल ट्रेंड में दिखा मॉडर्न पीरियड में। और इसी कारण जो कर्मकांड खत्म हुआ और लोगों को रोजगार नहीं मिलने लगा ब्राह्मण को, तो पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, बृहद्रथ की हत्या करके एक ब्राह्मण वंश की नींव रखी और अवधारणा रखी। और ब्राह्मण वंश की अवधारणा रखने के तात्पर्य में, जैसे ही पुष्यमित्र शुंग पहली बार जब शासक बना तो उसने बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े लार्ज अमाउंट, जितने भी बुद्धिस्ट स्तूपा थे, जितने भी जो बुद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह थे ना, सबको ध्वस्त करना स्टार्ट किया पहले फेज में। बाद में उसको भी समझ में आया, पुष्यमित्र शुंग को, बाद में उनको भी समझ में आया कि बाकी सारी चीज़ें जो है ना इसके साथ अनेक तरीके से फिर किया कि नहीं, हम रिलीजियस रिटेलिएशन लाते हैं, सबका मतलब सेकुलरिज्म की तरफ प्रमोट करते हैं, और हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म को भी संरक्षक देना स्टार्ट किया। और अपने अंतिम समय में, जब अपने शासक के अंतिम समय में जब पुष्यमित्र शुंग थे, तो पुष्यमित्र शुंग के अंतिम समय में उन्होंने क्या किया, बहुत सारे स्तूपाओं का निर्माण करवाया, गुफाओं का, चैत्यों का निर्माण उन्होंने करवाया, है ना। और यहीं से एक ब्राह्मणिकल ट्रेंड में थोड़ा सा बदलाव हम लोग को देखने को मिला। खैर, तो वसुमित्र के बाद ये आपको पूरा का पूरा परिदृश्य हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे एक अवधारणा में, एक व्यवस्था में ब्राह्मणिकल ट्रेंड, आपका लोअर कास्ट ट्रेंड, और इन सब चीज़ों में कैसे परिधि बनती जाती है और एक नए साम्राज्य की स्थापना होती है। खैर, वापस टॉपिक पे हम लोग आते हैं। जो है लास्ट, जो है ना इसका सुश्रम, जो है ना सुशर्मा, इसका लास्ट है कण्वा डायनेस्टी का जो लास्ट जो रूलर रहेगा उसका नाम रहेगा सुशर्मा, है ना। सुशर्मा एक बहुत ही अयोग्य शासक रहेगा, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि भोग विलास की जिंदगी में ये वो रहेगा। लेकिन ये भी क्या है, एक ब्राह्मणिकल डायनेस्टी है। और इसी के जस्ट बाद आप देखिएगा ना, बाहरी आक्रमण जैसे शाकों का, है ना, शकों का, कुषाणों का, है ना, इन सारे लोगों को, मतलब स्कीथियंस, पार्थियंस, इन सारे लोगों को का मतलब आप देखिएगा भारतीय परिदृश्य में जो वेस्टर्न फ्रंट्स हमारा है ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला रीजन, वहाँ से इन लोगों का आगमन हमारे भारत की धरती पे होगा। क्योंकि हमारे भारत के जो मगध प्रोविंस है और जो उत्तर प्रदेश वाला जो रीजन है, जो एक गठित करके साम्राज्य नहीं चल रहा है, उस व्यवस्था में इन सारे रिलीजन, इन सारे मतलब रूलर्स का आगमन हमारे व्यवस्था में होगा। और हमारे व्यवस्था में जब ये सारी चीज़ें होंगी तो यहाँ से एक अनेक प्रारूप में चीज़ें मिलेगी। थोड़ा सा चलिए, तो ये अनेक व्यवस्था में ये सारी चीज़ें मिलेंगी और यहीं से एक नया व्यवस्था चालू होगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिमुक द फाउंडर ऑफ द सातवाहना डायनेस्टी एंडेड द कण्वा डायनेस्टी बाय किलिंग सुशर्मा। अब देखो, सातवाहन के जस्ट बाद, मतलब उसके बाद जस्ट कौन आएंगे, कण्वा डायनेस्टी के जस्ट बाद सातवाहनों का कुछ एरिया में प्रकोप बढ़ जाएगा, कुछ लोगों का प्रकोप बढ़ जाएगा। आपके वेस्टर्न पार्ट जो उज्जैन वाले रीजन है, इस वाले पार्ट में आपको देखेंगे आप साकों का, जो साकाज होते हैं ना, साकाज का भी इसमें बढ़ जाएगा, आपका बहुत ज़्यादा प्रारूप बढ़ जाएगा, साकाज का डोमिनेंस बढ़ जाएगा। और साकाज का डोमिनेंस बढ़ने के उपरांत फिर से होगा क्या, एक नए प्रारूप में चीज़ें आगे की तरफ बढ़ेगी। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग जो हैं आज का जो हमारा लेक्चर है वो यही दो वंश को हम लोग डेडिकेट कर रहे थे और यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। और कल जो हम लोग आएंगे वो कुषाण, सातवाहन, इन सब वंश के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, शुभ रात्रि, धन्यवाद।